हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रेत की मछली उपन्यास को सुनेंगे और इनके लेखिका हैं कांता भारती। कांता भारती द्वारा रचित रेत की मछली उपन्यास का आज हम लोग भाग 3 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। कांता भारती के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक रेत की मछली। भाग 3। कुमुद चली गई और अपने कहे हुए की एक अनुगूंज छोड़ गई। धड़ाम से बंद हुए दरवाजे की तरफ उनका वाक्य कमरे के सन्नाटे में मेरे माथे से टकराता है। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद कि इस छोटे एकांत कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफ़र के लिए निकली हुई बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतर दी गई हूँ और यह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है। यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है और जैसे दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी आधी रात अभी बाकी है। अनिश्चय कि छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई मैं सिवा स्मृतियों के बटोरने और उन्हें बार बार उलटकर देखने के अलावा क्या कर सकती हूँ। यथार्थ के धरातल पर पांव रखो मेरी दोस्त कुमुद कह गई है, लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पांव? जलती हुई स्मृतियों की राख के अलावा है क्या यहाँ? और कुछ समेट कर रखने की चाह भी तो नहीं है अब तो। बहुत घुमाव कर जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निराह होता है जीवन गाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी टेढ़ी और बस कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और उस सांसों से शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क का एक मकान के ऊपरी कमरे में कांपते हाथों मैंने लिखा था एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसी ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में वे भी क्षण भर कितनी शांति देते हैं, लेकिन वे एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरी हाल जानने आप इस धूप में भी आते हैं तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा यह सोचकर मैं कांप जाती हूँ। ने कहा है कि वे हम दोनों के लिए रास्ता खोज देंगे। ईश्वर के लिए अब तक आपको ऐसे ना चलाएंगे। आपकी ही कुंतन। तब तक वह पत्र विचित्र लगता था। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थी, आशंकाएं थी। सामाजिक सूत्र ने नहीं बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की बसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप साल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद के बच्चे के साथ लिए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्नेह अस्तिन आवाज़ से बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चित ना कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, मेरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो मैं परिचय करा दूं। ये है कुंतन और कुंतन ये है शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ छूट गए। शोभन के प्रति नमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया है और भीगी हुई मिट्टी की सुगंध आ रही हो। सुनहरी धूप छेड़छाड़ कर जा रही थी। अधिक देर वहाँ बैठने रह न पाई थी। जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन में पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया ना कुंतन को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन कब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर्ग सुन पड़ा। मैंने आपसे
कई बार कहा है कि मुझे आप जैसी कर्मठ स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुए बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से यह भी कहा था कि अगर वे राजी हो जाए तो श्रीमती आनंद मेरे पिता जी से बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती तभी आनंद साहब अपने कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुट गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया कि उस शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्द ही मुक्त हो गए थे। बीए की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी। लेकिन उस दिन इस काम में भी मन ना लगा। मन उखड़ उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहरी धूप में चादर लपेटकर बैठी आकृति द्वारा मन मंद स्वर्ग में बोले जाते स्वर्ग कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ कर पाई यह मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संबोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ते ही लगता था पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ जाता। खिड़की की ओर धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे, लेकिन काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया था। सहसा अंदर के तारों को जैसे किसी ने आनेस छोड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट में मैं उठ बैठी। किसी तरह मेरे कंठ से शब्द निकले, बहन जी इधर हैं। वे भी शायद अचक्का गए। हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चल गए। सामने रखी हुई पांडुलिपियों और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसा जाना रुचा नहीं, बल्कि रोकती भी तो कैसे। तभी जैसे एक अनवासस की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही है दादी। जल्दी जल्दी मेज के कागज समेटे और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पे रखते शोभन के भरपूर आंखों ने मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुराकर मैंने भी इसकी ओर चोरी को पहचाना। बातचीत जारी थी, लेकिन बोले जाते हुए शब्दों में अधिक जो कहा था वह अंतर में सजेहा जा रहा था। आनंद साहब अपने कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंत में सहेजी हुई संवेदनाओं को लेकर वहाँ से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में फॉक्स के नन्हे नन्हे फूल रेशमी हवा में थिरक रहे थे। चाहकर भी वहाँ अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आंखों से उछल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपियाँ लेकर बैठे बैठे कहाँ खो गई मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी तो मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी है। कुंतन, उन्होंने कहा कि फिर अटक गई। थोड़ी देर जैसे सोचकर बोली, कुंतल, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार है, प्रतिभाशाली है, समर्थ है, योग है। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन खीर आई थी। कहीं अपने को मन की मजबूरियाँ भी चमकने लगी। सच तो यह है कि उस मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय की ओर छोर पर पहुंचाना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार ऐसा लगा कि उन सबका मुझसे इतनी रुचि लेना जायज़ती है, लेकिन नहीं, करने लायक मन स्थिति नहीं। वे कहती जा रही थी कि कहीं शोभन की भविष्य उज्जवल है। तुम सखी हो सकोगी। घर पर केवल उसकी विधवा माँ है और वह इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आशंकाएं थी। कुछ नहीं तो था तो निश्चय। हो सकता है संकोच ने ही उन्हें निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था।
शाम घर आई थी। संस्कार पाँव को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर्मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। यह थी शुरुआत एक ऐसे पौधों की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित भी किया जा सके ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज विश्वविद्यालय की क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते, एक क्षण जैसे फटक कर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहाँ से उनका बुलावा चाय के लिए आता, फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद यह भी है कि वह पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है और या फिर उसे ओढ़ता ही चला जाता है। और यह बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता के बात बात पर काट कर ही जीते चलने के कारण वे निर्णय ले बैठी हो कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे अपनी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार से अपने नियमित कार्यक्रम की भी अपेक्षा कर रही थी। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फांक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अप्रचलित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रही कि शादी में वे किसके किसे बुलाएगी और क्या क्या करेगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल ने अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी। कुंतल के माँ बाप की मर्जी। श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी थी। आखिर यह काम भी निपटाने के लिए स्वयं आई थी मेरे घर। माँ ने पूछा था, कुंतल के पापा कब आ रहे हैं? अभी तो आने में कोई रोज है, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें ऐतराज ना हो तो वह कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेगी। कुंतल की शादी के बारे में? मैं वहाँ से उड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसे लड़के से शादी हो तो इसे वे स्वयं भी चाहेगी, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर ही जब कुंतल के पिताजी आ जाएं तो शोभन को देख ले। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गई। उनका उत्साह कुछ टूट गया। वे आगे जब तक बात करती रही, उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वे चलने लगी तो मैं नीचे आ गई। द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वे बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही है। वे दिन विचित्र होते हैं। देखते देखते अंतर मन का न जाने कितना कुछ अनेस बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पाँव का चाप से जैसे कुछ शब्द निकलते लगते। बचपन का हुआ चुलबुलाहट और शरारतें जाने कब गायब हो गए थे। एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गई थी। चलते समय लगता कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे की तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उसमें जाने कितने स्वर थे। हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता था कि कंठ का स्वर्ग कई स्वर्ग निकलते हैं और उन तारों से वंचित होगा और जाने कहीं पहुंच जाएगा। एकांत, निबांत एकांत मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्द में ना बोला जाकर भी मेरे और एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन स्वांत संवाद हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था।
पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक यह संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। 1 हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंदन के लिए इतना कुछ किया गया, इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देकर उत्तर देंगे। पिताजी आए। अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का विवाह होने वाला था। उनके विवाह की तैयारियां की जा रही थी। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है। मेरा मन रह रहकर आतुर हो उठता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने सिर्फ एक गंभीर हूँ की और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते और मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि मैं बहुत अधिक चिंता में है और अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती है। वे शब्द कितनी यातना और विस्फोट के बाद निकले होंगे, नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज़ सुन पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई। अपने आप को पछतावा भी हुआ, क्योंकि माँ नए जमाने को दोष देती हुई कह रही थी कि ऐसे जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का यह नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी, लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे थे और तभी बात आई थी शोभन की जाति की, और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जाति से बाहर मेरी शादी करने का बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और अपनी पत्नी हतप्रभ हो गए। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी को साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी, इसीलिए इसकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा था, अब तक कभी जाति का सवाल उठा ही नहीं, वरना वे इतनी गंभीर स्थिति में फंस न जाते। पिताजी क्षुब्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वे भी जातियों से शादी की चर्चा छेड़ने के कारण अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले गए थे। वह रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई। मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर की नस नस में तनाव था। पोर पोर टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने को नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी। बहुत गंभीर आवाज़ में पिताजी ने मुझे बुला रहे थे। मैं ठिठक खड़ी हो गई। उसी तरह सीधी और खुश आवाज़ में वे बोले, कुंतल, आज से तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति कोई आदेशों का नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेजाब भरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं रोए रोए को कोई चीर रहा है। रोना नहीं आया, बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हें पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन की घिरती घुमड़ती रही। फिर विवश हो मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। चारपाई पर उन्होंने कुछ लिफाफे रख दिए और बोली, लिस्ट से देखकर इन पर पत्ते लिख देना। मैं चली गई और मैं बैठी रही। वे चली गई और मैं बैठी रही। बैठे बैठे निश्चय ही एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी और देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है, लेकिन हिसाब किताब संभालना होगा, इसीलिए आज जाना ही पड़ेगा।
माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे बाहर आ गई। आज वो ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहाँ की वह धूप, वहाँ की वह हवा, वहाँ की वातावरण से खुली हुई स्मृतियाँ, वहाँ के कुछ भी तो मेरा नहीं था। विशलताएं मेरे कंठ से खुलती रही और आंखों में आंसू झलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामान ठीक किया, ड्रायर से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। फिर मन कचोट गया। कागजों के ढेर के बीच मखमल का जिद पर एक रुपहला अक्षर चमक रहा था, के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल से मढ़ी शोभन ने पहली किताब 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत छोटी सी कथा को उपहार देने के लिए हो। क्या यह नीली भेंट दी गई थी? उस दिन होली थी। लाल, पीले और जाने कितने रंगों की अबीर लेकर आए उस पर्व को पहली बार एक सनी स्पर्श प्राप्त हुआ था। उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में नीली भेंट शोभा ने दी थी। डूबता सूरज आसमान से धरती तक केसरिया रंग बिखेर रहा था। हंसी और रंग में डूबे हुए शोभन थे। शोभन खुद में साहस नहीं कर पाई थी, इसीलिए रंग देकर बेबी को भेजा था और शोभन को रंग दे। रंग से चौंककर शिकायत और कृतज्ञता भावना मिली थी। मेरी ओर देखा था। थोड़ी देर बाद जाने कब चुपचाप हुए आए। हथेलियों में रंग लगा था। विवश में प्रतिरोध नहीं कर पाई। दोनों हथेलियों से वे रंग मेरे गालों की ओर अधिक लाल कर गया। उस दिन से वह रंग कई रोज तक रहा और उसके बाद उतर भी उतर नहीं पाया। किसी चीज को रंगना कितना आसान होता है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या आसानी से उतरता है? लज्जा के उस अरक्त रंग के साथ क्या यह मखमली संवेदनाएं समेट कर रखी जा सकती है? रखकर होगा भी क्या? लेकिन सने का प्रसाद क्या किसी कृतक ने ही नहीं फेंका होगा? क्या मुझ में कृतक बना जा सकेगा? उस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज में लपेट लिया, मेज का ड्रॉअर सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थी। ऐसा लग रहा था कि वे बीमार हो गई हो। उसके मन को और सम्मान को चोट पहुंची थी, जिसमें संदेह नहीं। मैं धीरे से उसके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं कुछ भी नहीं बोल सकी, वे भी मौन ही रही। तभी मैंने देखा आनंद साहब शोभन के साथ अंदर आए। शोभन असंचित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चंकित अवश्य थे। वे इस तरह बुलाए जाने के कारण क्या हो सकता है? हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए। इसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दी। बैठने के बाद शोभन ने महसूस किया कि वहाँ कुछ असाधारण है। कम से कम वातावरण सहज तो नहीं है। उन्हें चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब से बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेजकर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन जो कुछ बीता था उनका वर्णन किया। बात समाप्त होने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभन यातना से कहीं गहराइयों के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हुआ। आनंद साहब बोले, कुंतल, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूँ? मुझे तो आज के बाद घर से बाहर निकलने का इजाज़त नहीं है, मैंने भराए हुए गले से कहा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने उठकर मुझे उठाया और बाहर ले चली, मुंह फुलाने। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल, ऐसे रोने धोने से क्या होगा? शांत होकर मैं बैठी तो बात शुरू हुई कि आगे क्या किया जाए। श्रीमती आनंद ने कहा, मन में स्पष्ट होकर बताओ, ऐसी परिस्थितियों ने माँ बाप ने जो कुछ कहा उससे बनकर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी?
अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना है तो निश्चय ही साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर में मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अनाधिकार चेष्टा मानो, लेकिन अन्यथा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कहीं कोई बांध दे यह संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे घर में कैद कर देंगे तो मैं कह सकती हूँ मैंने कहा। वातावरण और गंभीर उठा। गंभीरता के उसी वातावरण में एक साहसिक योजना बनी थी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुर्भिसंग भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुर्भिस ही थी। भाग्य की दुर्भिसंधि उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नष्टकीरता के साथ सावधानी पूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद वह घड़ी जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। उस नाटिका से अगला कदम यह था कि विवाह की और शोर के बीच मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगी। चुपचाप बारात की हलचल ने शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चलेगा। घर के बाहर अस्त व्यस्त भीड़ में थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उसकी पत्नी। वहाँ से तुरंत मैं शोभन के एक मित्र के घर पहुँचूंगी। वहाँ मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और कुछ अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देंगे। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया था। अनंत शोभन ने एक सवाल किया, सीधे मुझसे, कुंतल जी, आपने पूरी तरह सब कुछ सोच लिया? साहस आवश्यक होगा, कहीं ऐसा न हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर आ रहा था। हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल गिरते जा रहे थे। उस दिन का कल्पना चित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया। कैसे इस घटना के घटते ही शहर भर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी। योजना के पात्र भी निश्चय हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि वे थोड़ी देर इन दोनों को अकेले एक दूसरे के मन आँख लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते हुए वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोरकर मुझसे पूछा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था कोई शंका तो नहीं? अभी से कह दें ताकि हम सब मिलकर कोई हल ढूंढ सके। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात तो बहुत देर से मैंने मन में घूम रही थी, मेरी जबान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार ना किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव ना होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और उस समय तुम्हारा साथ ना दे सकूं तो मुझसे अधिक कायर और नीच कौन होगा? विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। गिनती के ये कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होती है, एक नया आश्वासन होते हैं। यह उस दिन मैंने जाना था। नाटक की परिकथा के उस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई। मन तन इतने भारी हो आए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं के किनारे रखकर आशा भरी दो अंजुरियों जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का वह रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। रह रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा आजीवन, शब्द गूंजे और मैं संगत होकर आगे चल पड़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे
रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। रह रहकर प्यास लगती और ठंडा पसीना छूट जाता। सुबह तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेली बिना कुछ खाए कमरे में सारे दिन पड़ी रहती थी। बुखार उतर गया लेकिन मन स्वस्थ नहीं हुआ। खाना आता और मैं अन्न छुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना पिताजी सुम होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको। अगर वह समझती है कि वे भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो यह कहीं होगा। उस आश्वासन भूख हड़ताल का छठा दिन बीत गया। भूख मानसिक तनाव आशंकाओं के सौजन्य के विरुद्ध मन टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं निष्कृति नहीं थी। सर्वजनों की जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु से पहले मुक्ति नहीं है। टूटन और घुटन के उन क्षणों से मुक्ति का वह विलप बार बार आंखों के सामने नाचने लगा। मन कहता है कि कहीं प्राणघातक चीज हृदय के गहरे उतर जाए, पर या फिर ऊंचे से गिरकर अपने आप को चूर कर लूं। किसी तरह घसीटकर बिस्तर से उठी और बाजरे तक पहुंची। बाजरे के नीचे सड़क पर मुझसे बिल्कुल अप्रसंग संसार का प्रभाव बहता जा रहा था। बस यही है वह क्षण मुक्ति का, यातनाओं सहित अपने आप को अस्त व्यस्त में समाहित कर देने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय, इस बाजरे से नीचे की ही मुक्ति। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा, तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतना के पर्दे आंखों में उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थनी शरीर की टूटन और विवश मूर्छित होकर बाजरे से लटक गई। कितनी देर वो मूर्छी रही मैं नहीं कह सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बाजरे से नीचे बहते हुए उस जल प्रवाह की वह अमृत बूंद एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वह मेरा स्वप्न है, लेकिन वह बंद आंखों से स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, शब्द गूंजे और मैंने देखा कि वहाँ नीचे सड़क पर उस पार थे शोभन। मेरे आश्वासन की एक मूर्ति। मन में यह सोच नहीं पाई थी कि यह सत्य है या दीवार स्वप्न, लेकिन यह भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि मन की टूटन को इस तरह सहेज सहारा सके। आश्वासन का ऐसा सत्य अगर अन्यास आ जाए तो संवेदनाओं का इतना हल्का कर देता है कि व्यक्ति सहज ही मूर्छित हो जाए, लेकिन यातना का भार से मूर्छित व्यक्ति इस हल्केपन से भी हो जाती है। मैं उस क्षण में जी गई। उसी एक क्षण ने मेरी जीवन शक्ति को नया आश्वासन दे दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बांसुरी बजाई थी तो किस लिए? इसीलिए कि उस एक आकृति के लिए, जब तब फिर उस आकृति के अलग जीवन का उपसंहार कैसे किया जा सकता है। चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रमुग्ध वहाँ खड़ी रह गई। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वह अपने ही उत्साह में थी। उत्साह के उस शिखर के नीचे आई बिना ही उसने कहा, धूप में वहाँ क्या देखा जा रहा है दीदी? मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी तो अपनी अजीब हालत बना रखी है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्सव ने मुझे आहत की किसी सीमा तक अंकित किया। क्षोभ का एक लहर ऊपर से नीचे दौड़ गई। चाहा कि उसे कितनी कड़वी बात कहूँ, लेकिन मन को रोक गई। सिर्फ इतना ही कहा, बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो। वह अचक्कर चुप हो गई और धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का वह व्यवधान भी मुझे खल गया। लौटकर देखा वह नीचे वह आकृति नहीं थी। बिल्कुल भारी मन लिए हुए मैं लौट आई और पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा माँ पिताजी दोनों ही मौजूद हैं। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका उस समय वहाँ होना मुझे आंतरिक कर रहा गया। सीधे मन उठकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों की कोर से जो कुछ देखा उसमें लगा पिताजी स्वयं
भी कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संगत करके उन्होंने गिने चुने शब्दों में फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए हैं। हाँ, उन शब्दों के दंश पहले ही कम था। उन्होंने कहा था, इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी के दिन आया है। घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियाँ होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं सबको भी सता रखा है। जरा दीदी की ओर तो ध्यान दो, वो आखिर क्या सोचेगी। यही ना कि तुम्हें उनके विवाह की खुशी नहीं है। माँ के स्वर्ग में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिताजी की बात को कहीं उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है उन्होंने उत्तर की उपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता है। यह तो समझौता भी नहीं था, केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपवास नहीं किया गया था। थोड़े ही अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं। वे सब क्या सोचेंगे। इसमें होती है, ऐसे समय तुम्हारे यूं यहाँ पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा। उसके बाद सावधानी से साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि शादी के निबट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घाव को भर देंगे। संभव है कि इस घाव भर जाते हो, लेकिन कटा हुआ कुछ जड़ तो नहीं भर सकता। कैसा संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काटकर जी लूं, और कुछ भी हो वह जीवन तो नहीं हो ही होगा। थोड़ी देर तक खरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोट की भी थी, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई बाहर आ गया है और मैंने अनुशासन से छुटकर बोलने लगा है। शब्द तो मेरे ही थे, पर उन क्षण उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी या तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दीर्घ स्वर्ग में मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो मैं बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी जिस समय मंडप में हो, मैं इस घर से दूर जा चुकी होंगी। वे शब्द नहीं, बाण थे। यह अब मुझे लगता है उन बाणों का व्यर्थ होकर व्यथित मन से पिताजी ने अब पुष्ट स्वर्ग में केवल इतना ही कहा, बस करो, अब बस करो। इसी के लिए तुम्हें जन्म दिया था ना। इतना कहकर वे माँ के साथ उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो उस समय कुछ सूझ नहीं रहा है, रोमांटिक हो कि वह कवि और लेखक है, लेकिन इसीलिए कहता हूँ कि अब जो कुछ आज तुम पर अपने प्राण देता है, कल अपनी संवेदनाएं किसी और के साथ हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन भी आ गया तो आपके घर लौट कर नहीं आऊँगी, चाहे कहीं भी चली जाऊँ। वे दो क्षण हस्त-पस्त खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए थे। उनके जाने के ढंग से लगा था कि जैसे उसके मन के अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसे हो भयानक उदासी छाई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजाजी को बुलाया गया था। समस्या उसके सामने भी रखी गई थी। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब किसी क्या किया जाए। जीजाजी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था। बता देते तो हो सकता है मैं उसे समझा लेता। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे थके हारे टूटे हुए मन में एक पुकल भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी यूँ मुझसे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूँ उसे, अच्छा लेखक है, कई किताब छप चुकी है। और फिर यह भी सोचिए, जैसा कुंतल ने कहा है, अगर वही कहीं वैसा ही कर बैठी तो क्या। वैसे आप बड़े हैं,
जैसे चाहे वैसे करें। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंचे आवाज में कहा था, ठीक है, वही जीती, मैं हार गया। बुला लो उसे धूर्त को, मैं बात कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब जयो का तयो ही था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक एक दाना मुंह में नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हरियाली से भर गया है। हवा में सुगंध आ गई है, खोए हुए प्राण मुझे मिल गए थे। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजाजी भी जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ, माँ और पिताजी की असंतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया था। मेरे आश्वासन के क्षण अभी समीप नहीं थे। बहुत तेजी के साथ क्षोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुम उस लड़के में? अभी भी ना कह दे बेटी, अभी संभव है। क्यों हम सबकी इज्जत धूल में मिलाने पर लगी हुई है। मैं उठ खड़ी हुई। मेरा खोया हुआ साहस लौट आया था। मैंने कहा, पिताजी, वह जैसा भी है मेरी है। इतना कहने के बाद सहसा जैसे वहाँ भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आज आस पास जो कुछ भी दिखा उठा उठाकर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ न आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो यह शादी होने के बजाय मेरे प्राण ले लूँगा। मैं अपने प्राण ले लूँगा। माँ ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर से इस शोर से घबराकर जीजाजी आ गए। जैसे तैसे खींच कर वे पिताजी को नीचे ले गए। माँ मुझे उठाकर उन्हीं मैले कुचेले कपड़े में नीचे ले गई। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का सने उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनका चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपती हाथों अंगूठी को उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज से भर कर मैं समेट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर नीचे झुकाकर रह गई। वही तत्काल बिना किसी औपचारिकता से रूखे स्वर्ग में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी का बारात आएगी। 16 को सवेरे विदा हो जाएगी। 17 को शोभन 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो यह झंझट खत्म हो जाए। हमारा मन तो बूझ गया। जबरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने अपने पाँव छूने को हाथ बढ़ाए ही थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हल्के से आंख चुराकर देखा, शोभन बहुत गंभीर हो चुके थे। अब चुप, मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वे उन्हें सहेज रहे थे, उनसे लगा कि वे बहुत अस्थिर हैं। चलते समय शोभन की माँ ने मुझे फिर बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। कार्ड छपकर आए। कार्ड क्या, उदासी के एक पैकेट थे। जयो के तयो कागज में लपेटे थे। धागे में बंधे रसीद सहित मेज पर पड़े थे। चाहकर वे पैकेट मुझसे खोला न गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था। मैला सा हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेशा आया है। शोभन की माँ ने कहलाया था, बहू के लिए कपड़े गहने खरीदारी होंगे, वे उनकी पसंद के हो, इसीलिए थोड़ी देर को कुंतल के साथ भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है, जहाँ चाहे चली जाए। और मैं चली गई भी। बहुत दिनों के बाद नैतिकता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिल गए थे। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर रहता था और अलग रहता था, तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कुतूहल भी पैदा हो गया था, जिसे
लोग दुनिया के अलग धरन कहते हो। वह एक प्रकार का साहित्यकार का दुनियादारी से आजीवन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार के अंतर भी यह भी तो होता है कि जहाँ आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज को उसकी कीमत से आंकता है, वहाँ कृतिकार उसे सुचारू से तोलता है। साधारण कपड़े ही तो थे जो खरीदते थे, लेकिन उस खरीदारी से शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए थे। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरल आत्मिकता बन गई थी। बीच बीच में ऐसा भी लगा कि अगर रुचि की चीज जल्दी ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह सने संकोच के वे क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते हैं। लेकिन उन अतुर क्षणों विराम आया है। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उसके स्वर्ग में उहालना उभर आई। दर्द से भरकर वे बोली, मुझे तो तुम्हारे पिताजी ने बुलाया भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या है। हाँ, कुछ अपमान मेरे लिए भी थे। चाहती थी उन क्षणों को आनंद में भी पटाऊं। उहालने का संकोच के मधुर खेल को इस तरह आलोपित कर दिया जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी उन क्षणों को इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर घूम लेंगे तो क्या हर्ज, कोई हर्ज तो नहीं। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजीब अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खींचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। बाहर करात लगाकर बन रहे पकवान की गंध और धुएं से ऊपर छाई गहमागहमी उदासीकता की इन पर्दों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी। गैस बत्तियां जलाई जाने लगी थी और बिजली के बल्बों वाले मिट्टी पर लिखे स्वागतम को दरवाजे से लगाए जाने के लिए शोर रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार की कुछ टहनियों किसी बच्चों की तोड़ ली थी और दूसरे बच्चे उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस सारे शोर के जंगल पर लड़कियों की गीत पंख फैलाकर उड़ने लगा। चंदर रे ओले ओले, क्यों खिड़ी ना बेटी, काहे जवा बर खोजिए, दरिया बच्चों चांद सा पर खोजियो। सीढ़ियों पे पांव थितक गए। शोर को और अधिक शोर बनाते हुए भी यह गीत मेरे लिए शोर नहीं था। यह अपना मेरा मन था। चंदर की ओर ही नहीं, समूचे संसार की ओर लेने की भी चीज चाहा। कहाँ खोज लूं अपना एकांत, जहाँ केवल मैं रहूं और मेरा तारों के बीच वह चांद। मन भर आया। ऊपर आई और कमरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला हुआ था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर पड़ा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है और बोलने के लिए अभी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठेगा। संदेश लाने वाले किसी धवल कुपोत की तरह हवा के हल्के थप्पड़ों के साथ नीचे की गीत सुनाई दे रहा था। तारियां कितनों चांद सा भर खोजिए। एकांत में उमड़ते अब अनेक मित्रों के एक चित्र उभर आया, आनंद दंपति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा तो उन्होंने ही था। उसकी उपसंहार पर उसके बजाय केवल शून्य रख दिया था। मैं सोच सोच कर थक गई। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला जा रहा था। मेरी आंखों की नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और
बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन एक निर्णय और किया कि कल जैसे भी हो आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस अवहेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुँची तो ऐसा लगा कि मैं वहाँ अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैंप चलाए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल उठे। कलम नीचे रखकर एकदम बोले, अरे कुंतल, कैसी हो भाई? इधर जाने की इजाज़त कैसे मिल गई? मेरे आभार सहित उन्होंने झुककर नमस्कार किया। मैंने आभार सहित उन्हें झुककर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर सिर झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आई हूँ। पापा ने आपको निमंत्रण भेजा है। उनका मुझे गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आने की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक सी लगी। झुके हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे के नीचे आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे हैं। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत कुछ बुरा लगेगा कि ऐसा समय में आप ना हो। मेरी आंखें गीली हो आई। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस किया। हाथ आनंद साहब का था। वे बोले, पागल हुई हो कुलतर, हमारा उनसे क्या है? तुम्हें अपने शोभन को मैं निकट ला सका, यही मेरा मन का आश्वासन है। तुम सखी हो, हम सम्मिलित हो या ना हो, अंतर क्या पड़ेगा? कहकर वे कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिनाइयों से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता भी है। मैं रोती जा रही थी। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। स्नेह पाकर अब मन खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन चाहा तो हो गया, अब रोने का क्या काम? सच कहती हूँ, तुम्हें रोते देखकर मेरा मन टूटता है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी से तकिए पर टिका लिया और जल्दी से उठकर पानी के गिलास ले आए। मुझे पानी पिलाया। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुआई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने मेरे माथे में हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्त मन की उभारी लेकिन दर्द के बहाव बह गई। उसी तरह सहलते हुए उन्होंने अचानक मुझे जोर से खींच लिया। मेरी कुर्ती आंखें कुछ देख नहीं पाती थी कि सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होठ जमा दिए। नर्म संवेदनाएं अचानक चौंक पड़ी। अगाध भय की चिंगारी क्षण मात्र में मेरे रोम रोम को छू गई। सनी का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी के खोखले अंधेरे की तरफ फूटा और उसके अंदर एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया। कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तपन की दुर्गंध भर गई। वह घिनौना कीड़ा किसी दुस्साहस पशु की तरह अंकित करता हुआ मुझे निगलने लगाने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश से छटपटाने लगी। पशु उन्नत हो चुका था। उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरे गर्दन और छातियों के पास धंस जाएंगे। मेरी सांस घुट रही थी। उनका पशुबल जाग उठा था और उसने मुझे कुर्सी से खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वह मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। बेबस वह आतंकी कंठ से चीख के बजाय एक कहार भर निकल पाई। उस कमरे की चारों ओर जिजुप्सा और घिनौनेपन जोर जोर से नाचने लगा। कतार और असहाय होकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। इसी बीच उसके होंठ फिर मेरी ओर झुके। अपनी बाह छुड़ाकर मैंने उसके चेहरे के पीछे धकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरा हाथ पकड़ लिया। असहायता की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसे पंजों की दांतों से काटा।
पीड़ा से कहार कर वह चौंक उठा और बंधन कुछ ढीले हुए। इसी एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से उसको अपने आप को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की अंगुलियों ढीली हो और मछली तड़प कर बाहर आ गई हो। इस तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह छटपटाहट मैं दरवाजे तक गई। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझसे प्रतिरोध उभर आया था। मैंने उसे झपटा और फिर बिना किसी और देखती झपेटती हुई मकान से बाहर आ गई। आवेश ने मेरा रक्त खोल रहा था। मुझे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने कैसे रोका और कैसे उस पर बैठकर घर आई मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियां मुझे ढकेलती हुई नजर गुजर रही थी और मेरे अंग अंग पर जहरीले सांप चिपटे हुए थे। एकांत पाकर भी मन शांति नहीं हुआ। ऐसा असंभव अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछोर थे और ऐसा लगता था जैसे उस अछोर जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूम रहे हैं। वह नींद थी या मूर्छा मैं नहीं कह सकती। जो कुछ घटा था वह डरावने सपन की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना के बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कुंवारेपन को फांसी देनी चाहिए थी। यह सहयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई थी, किंतु वह बचना अधिक झिंझकोरने वाला था। शोभन की अंतिम स्पर्श करने के दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कि कैसे इस सत्य का भी समर्पण कर सकूंगी। क्या सब कुछ उनसे छुपा कर रखना होगा और क्या यह सब छुपाया जा सकेगा? ज्वालामुखी की तरह क्या यह सब फूट नहीं पड़ेगा? मूर्छा का मानसपल का चित्र उभरने लगे। दीदी की शादी के बाद मुरझा गई। बंदरवार बदली जा रही थी। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुका है। पिछले कमरे में लड़कियां की गीत गूंज रही है। चंदर से ओले ओले क्यों खड़ी नहीं बेटी? चंदर की आड़ में नहीं बल्कि असंगतताओं के जंगल में रोई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों की शोर उभरता है। लो बारात आ गई। दूल्हा देखो, दूल्हा देखो। चंदर की आड़ में खड़ी दुल्हन को ढकेलती हुई लड़कियां बाजरे तक ले जाती हैं। देख ले कुलतर, कितने धीरे धीरे लोग तेरी बारात में आए हैं। कितने बड़े बड़े लोग तेरे बारात में आए हैं। दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दूल्हा कहाँ है? दुल्हन की आंखें के सामने जंगल का अछोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वह डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उड़ते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्सव भी है और उम्मीद भी। बाजे गाजे रोशनी और कोलाहल के बीच सुहोलने आकर्षणों में सजी एक धूड़ी धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ती है। कोलाहल के मंगल मंत्रों का एक स्वर्ग भी मिल जाता है। बाजरे से चावल और फूल की पत्तियां बरसती हैं और द्वार पर कलश के माथे पर रखा दियरा कांपता है, लचाता है। मेहंदी रची तो हाथों पे लटका हुआ एक रूह लला हार चमक रहा है। शोभन की भावुकता आंखें उठती है और सिर धीरे से झुक जाता है। हार का स्वागत करने के लिए दूल्हा चीम रहा है। शहनाई की धुन वातावरण को गूंजा जा रहा है और लड़कियां गीत गा रही है। दृश्यार्थ होता है। आगरू, चंदन, कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से भरा नीला धुआं हवन की सुनहरी लपटों के ऊपर बल खा रहा है। वेद मंत्र गूंज रहे हैं और लाल कपड़ों से सजी हुई एक आशा अपने प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरे कर रही है। रीतियां निभाई जा रही है और बाहर शहनाई की स्वर्ग और ऊंचा हो गया है। फिर एक दिशांतर पास पड़ोस के मकान में के बाजरों पर लोग जुट आए हैं। एक हृदय विदारक रोदन शहनाई और स्वरों से लिपट रहा है। आंसुओं
मैं पिताजी का एक कठोर कूलता खुल आई है। शोभन की भी आंखें भीग आई हैं। विदाई ने एक के लिए कार तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक दृश्यात्मक और नीले कमरे में सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खींचे हुए हैं। बाजरे का छन कर आई हुई हवा में रात रानी का सुगंध खुली हुई है। पलंग पर जहाँ तहाँ कुछ फूल बिखरे हैं। सलग्ज सिमटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के होंठ झुकते हैं। संकोच की हिरनी चौक चौक उड़ती है, किंतु ऐसी एकांत नीले कमरे का आशंका का एक प्राणी आसपास बन रहता है। भयभीत कुंतल सांस फूट फूट कर रो पड़ती है। शोभन चिंतित हो उठते हैं। वह सोच नहीं पाते कि कैसे आश्वासन दें। उन्होंने सोचा, हो सकता है यातना भरे दिनों का उपसंहार है। वे स्नेहरिक्त बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल। नई जगह में जी घबराता है। मैं तो यूं हूँ कुंतल, याद करो कितने संकटों के बाद यह घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन में सहला रहे हैं, लेकिन वह कोमल शीतल स्पर्श मेरे अंतस की ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा है। अनस्त का ज्वालामुखी उबल रहा है, घूट रहा है। सहा नहीं जा सकेगा यह विस्फोट। अंतत यह विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की राह ही फूटकर वन्य पशु की कथा बाहर आ गई। जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब का वन्य पशु द्वारा हुआ था, वह सब एक एक कर मैंने शोभन को बताया है। पाठ पर गांठ खुलती जाती है और आंसुओं की जगह खोलता हुआ अपमान बाहर आ जाता है। उस यातना कथा के समाप्त होते ही आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर में बरसकर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और सिहर कर मैं देखती हूँ कि शोभन वहाँ नहीं है। मैं अपहुष्ट स्वरों से उन्हें पुकारती हूँ, शोभन, शोभन।